टोटल कितनी इक्वेशन करी हमने? स्लोप पॉइंट फॉर्म करी हमने और 2 पॉइंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक करी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म। और कोई रह गया? यही करी थी या और भी कोई थी? बताओ भाई, टोटल यही करी थी हमने? आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ओके। 6 और कौन सी रहेगी भाई हमारी? एक कौन सी रहेगी भाई? स्लोप पॉइंट फॉर्म होगी और 2 पॉइंट फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, और कौन सी रहेगी भाई? 6 और कौन सी रहेगी भाई? बताओ बताओ, और कौन सी रहेगी? याद आ रही है किसी को? सारी नहीं होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म भी ठीक है। हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, आज पढ़ रहे हैं हम सेंटर्स ऑफ द सर्कल, सॉरी सर्कल कह रहा हूँ, ट्राइंगल, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें पहला आता है हमारा, ये तो पढ़ चुके हो आप 10th में भी शायद या 9th 10th में पढ़ा होगा, सेंट्रॉइड। क्या होता है भाई सेंट्रॉइड, कोई बताएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन। हाँ, जहां पर सारे पॉइंट्स मीट करते हैं ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। बेटा सभी को मीडियन का डेफिनेशन क्लियर है? मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। और वो कहां से डाला जाता है? वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि कहीं से भी, वर्टेक्स से। जैसे एक ट्राइंगल है ABC, हमने ए से एक मीडियन बनाया, लेट्स से AD, बी से एक मीडियन बनाया BE, और लेट्स से सी से एक मीडियन बनाया CF। तो जहां पर ये तीनों मीट करेंगे, और ये पक्का गारंटेड है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। ऐसा नहीं कि दो एक जगह पे मीट कर जाएंगे और थर्ड उस पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, वो थर्ड वाला मीडियन भी उसी पॉइंट से पास होगा। एंड दिस इज नॉन एज सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के लिए जो यूज करते हैं सिंबल, वो G यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? G। वैसे तो कुछ भी यूज कर लो, बट स्टैंडर्ड लाइक नोटेशन दे रखा है, G मानते हैं। अब इस सेंट्रॉइड की कुछ खास बातें बताएगा कोई? क्या पहला पॉइंट? सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा कभी। समझ में भी आ रहा होगा फिगर को देखकर कि भाई जब मीडियन ड्रॉ करेंगे तो अंदर ही आएगा पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन वाला है। और सेंट्रॉइड या G डिवाइड्स ईच मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स इन 2:1 रेशियो। मतलब दैट इज समझाने के लिए कि AG इज टू GD, BG इज टू GE, और CG इज टू GF। ये हमेशा रेशियो क्या रहेगी? 2:1 रहेगी। क्लियर है? यस सर। यस ये सर। रेशियो हमेशा 2:1 रहेगी। और एक और बात इंपॉर्टेंट सेंट्रॉइड के बारे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं G पर ले रहा हूं तीनों का इंटरसेक्शन, तो जो ट्राइंगल है AGC, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया लेट्स से ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, और तीसरा ट्राइंगल ये, इन तीनों ही ट्राइंगल्स का एरिया क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्लियर है? यस सर। GAC, G एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC, और लास्ट बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल GAB, राइट? सारे हो गए? हाँ। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल रहेगा, और वो इक्वल टू होगा क्या? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई? तो ये सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज है कि सेंट्रॉइड
क्या करता है, हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ऑलवेज लाइज साइड द ट्राइंगल, सारे मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और 3 इक्वल एरियाज में क्या करता है, ट्राइंगल को डिवाइड कर देता है। क्लियर है? ठीक है भाई। अब इसका फॉर्मूला तो करा ही नहीं, सब फॉर्मूला बताएगा कोई, क्या होता है सेंट्रोइड का? अगर हमारे वर्टिसेस हैं कुछ ऐसे x1 y1 z, x1 y1 2D में ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रन करना x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3, दोनों को किससे डिवाइड कर दो, 3 से। अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ये बात ट्राई कर सकते हो आप। डी पॉइंट निकल जाएगा भाई मिड पॉइंट से, Yes, sir. डी पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट आ जाएगा, एडी की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ए भी पता और डी भी पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी एडी की। अच्छा, एडी की इक्वेशन आ गई, इसी तरह से ई पॉइंट निकालकर बीई की भी इक्वेशन आ जाएगी। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में, है ना। तो जब 2 इक्वेशन बन जाएंगी हमारी और उनसे एक्स वाई पॉइंट निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जी, तो ये सॉल्व करके निकल जाएगा। तो आप पाओगे कि जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही आएगा सॉल्व करके, मतलब एक्स की वैल्यू आएगी क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, क्लियर है? पर हमें डराइव नहीं करना, बट याद रख लो डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो सबसे सिंपल है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो एक ट्राइंगल ऐसा और इसके मिड पॉइंट लिए हमने, ABC ट्राइंगल था, इसके मिड पॉइंट ले लिया हमने लेट्स से PQR, और इससे भी हमने एक ट्राइंगल बना दिया मिड पॉइंट लेकर। तो सोच के बताओ जल्दी से, जो सेंट्रॉइड होगा वो बड़े वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का सेम होगा या डिफरेंट होगा? Sir, different. डिफरेंट होगा? Yes, sir. सेम होगा बेटा। क्या होगा? सेम ही होगा, बड़े वाले ट्राइंगल का और ये हमने मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया, इन दोनों का ही सेंट्रॉइड क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है? Okay, sir. प्रूव भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने मिड पॉइंट लिए PQR मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये बातें याद रख लो, पेपर में प्रूव करने की लाइक टाइम नहीं होगा इतना, तो ये बातें याद रहनी चाहिए ताकि जब पेपर में आएगा तो हम जल्दी से रिलेट कर पाए क्या करना है। प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसको देखकर कोई बताएगा इस क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नेम PQRB, ये कुछ स्पेशल है या नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है? जो मैंने बनाया है Parallelogram. बहुत अच्छे। तो अगर मैं तुम्हें ये पॉइंट दे दूं, PQR दे दूं, मतलब इनकी वैल्यूज दे दूं, और मैं कहूँ ABC निकाल दो, A निकाल दो, B पॉइंट निकाल दो, C पॉइंट निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक तरीका होना चाहिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और लाइक इजीली हो जाए कम टाइम में। तो अगर मुझे PQR मिड पॉइंट्स दिए और मुझे कोई कहे कि ABC निकाल के दिखाओ, तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? BC का मिड पॉइंट P के इक्वल रखकर एक इक्वेशन बनाऊंगा। अच्छा, वेरिएबल्स कितने मानने पड़ेंगे? अगर A नहीं पता, मान लेते हैं A, B है, इसको मान लेते हैं C, D, इसको मान लेते हैं E, F। तो 6 वेरिएबल्स हैं, तो 6 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो 6 इक्वेशन चलो बन भी जाएंगी। कैसे? BC का मिड पॉइंट लेकर P के इक्वल रखकर 2 इक्वेशन आएंगी, AC का मिड पॉइंट Q के इक्वल रखकर 2 इक्वेशन आएंगी, और AB का मिड पॉइंट लेकर R 2 इक्वेशन और आएंगी, 6 इक्वेशन आएंगी। फिर इधर उधर क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और फिर एलिमिनेशन कर कर जो 6 वेरिएबल्स हैं वो निकल जाएंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा। इजीली कैसे कर सकता हूं, कोई बताएगा? और कोई तरीका है? जो मैंने पूछा अभी, आपने से किसी ने बोला ये पैरेललोग्राम होगा, इसी बात को यूज करके जल्दी से बता सकते हो कि कैसे निकालेंगे? अच्छा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं अभी? Bisect. बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये वाला पॉइंट मैं लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को x ले लेता हूँ, तो मुझे बताना ये x पॉइंट निकल सकता है? RP का मिड पॉइंट होगा ना ये मिड पॉइंट जो x है,
ये मिड पॉइंट है आरपी का और मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट? बी क्यू का, राइट है कि नहीं भाई? दोनों डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का मिड पॉइंट होगा ना, ये एक्स पॉइंट। तो ये एक्स में पॉइंट निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? आरपी का तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि आर और पी पॉइंट तो पता है, नोन पॉइंट है। उसमें से फिर बी और क्यू में से कौन सा पॉइंट पता है? क्यू पता है, बी नहीं पता, तो निकल जाएगा ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर इजीली। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया भाई? सर एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा, ठीक है? स्लोप से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसे ही दूसरों के भी निकल जाएंगे, तो मिड पॉइंट से बहुत जल्दी निकल जाएगा, वो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं अलग तरीका बता रहा हूँ, तो ताकि ये भी आप याद रखो कि भाई इस तरह से अगर पैरेललोग्राम बन रहा है तो पैरेललोग्राम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में बात ये नहीं आनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होगी, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से होगी, पक्का होगी। डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो इक्वल होंगे नहीं होंगे, तो वो तो लेना भी नहीं है। डायगोनल्स पता नहीं इक्वल हो या नहीं हो, वो तो रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा तब बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के बारे में सबसे पहले दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि साइड्स की लेंथ इक्वल है, पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल है, दोनों डायगोनल्स के। तो ये इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। स्लोप से निकाल सकते हैं। किससे? स्लोप से? उससे भी यार इक्वेशन बनेगी, थोड़ा बड़ा होएगा। स्लोप आर क्यू का, अच्छा स्लोप आ जाएगा, और फिर तुम पी, अच्छा हाँ फिर ऐसे भी कर सकते हो, पी बी का स्लोप लेकर, है ना? बहुत तो अच्छा। जैसे पी क्यू का ले हाँ लिया और हाँ पी बिल्कुल आर बिल्कुल का। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आर क्यू का स्लोप आ जाएगा, और आपने पैरेललोग्राम बोला है तो बी जो बीपी है उसका भी स्लोप इक्वल होगा। पर उससे इक्वेशन ही तो बनेगी यार, कहाँ कहाँ से निकलेगा? डायरेक्टली थोड़ा निकल जाएगा। सी और डी की फॉर्म में इक्वेशन ही तो बनाओगे तुम। यस सर। तो ये तो वही नहीं हो गया, ये तो 6 इक्वेशन बनाने वाला वही तरीका ही हो गया, तो पहले वाला ही। डायरेक्टली थोड़ा निकल जाएगा, जो मैंने बताया उससे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, एक बार में सी और डी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी? यस सर। ठीक है, तो मेरा ज्यादा इजी है ना। ठीक है, तो 3 तरीके भाई डिस्कस हो गए। ये बातें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर में क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, तो टाइम मैनेज करना है, तो भाई सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा जाएगा, ऐसे को ऐसे करा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी समझ लिया, और ये भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ईजी हो रहा है, ये समझ में भी आ रहा है कि हाँ भाई इससे एक ही बार में सी और डी की वैल्यू निकलेगी। नहीं तो स्लोप लेकर निकालोगे वो भी इक्वेशन बनेगी, अगर आप वैसे निकालते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर तो भी आपका इक्वेशन बनेगी 6, तो फिर उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, सेंट्रोइड सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. अब आपने सुना होगा एक दूसरा जिसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या होता है इन सेंटर? इन सेंटर मतलब आपने वो कुछ 9th-10th में प्रॉब्लम करते थे कुछ ज्योमेट्री के, उसमें कुछ ऐसा होता था कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना होता था, राइट? है ना? ट्राइंगल इंस्क्राइबिंग अ सर्कल, इस तरह से। तो ट्राइंगल मान लेते हैं एबीसी है, इसके पॉइंट हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। पर इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? तो इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स। जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, ए का एंगल का, बी का एंगल का और सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, वो हमें क्या देगा? इन सेंटर। ठीक है भाई, इन सेंटर को आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है? जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं? मीट करते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लाइक हम पढ़ तो लेते हैं एंगल बाइसेक्टर, बट थोड़ा सा लाइक लॉजिकली उसका और लाइक लोकस से रिलेट कर देता हूँ कि जैसे आपने एंगल लिया कोई भी ए ओ डी, इसका आपने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया। एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट्स का लोकस होता है? मतलब उन पॉइंट्स का कुछ लाइक रिलेशन दोगे? होता क्या है? वैसे तो पता है हमें, एंगल को हमने हाफ कर दिया, बट इन जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, इनको हम किसका लोकस बोलेंगे? क्या बोलेंगे ऐसे? इनको हम बोलेंगे कि इस पॉइंट से अगर इस लाइन के ऊपर ओ ए वाली रे के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और फिर यहां से लेट से ये एम है, और यहां से इस पे ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर एन, तो इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या रहेगी? इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यानी कि एंगल बाइसेक्टर के ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से दोनों रे तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा। क्लियर है? इसको कॉन्करेंसी से प्रूव कर सकते हो आप। बात समझ में आई?
Yes, sir. ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर तो पता है, लेकिन ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है ये एंगल बाइसेक्टर बोले ही ना, वो कहे कि एक लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from both rays OA and OB is same, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में ही इनडायरेक्टली बात कर रहा है। क्लियर है? ऐसे ही होता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वैसे तो पता होगा आपको, मोर देन हाफ खोल के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, जैसे मान लो ये P है, ये P1 है, ये P2 है, इन पॉइंटों का डिस्टेंस ए और बी से ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? दोनों जो वर्टेक्स हैं ए और बी, उन दोनों से डिस्टेंस क्या रहेगा, P1A P1B, ये सेम रहेगा। इसी तरह से P2B P2A ये भी सेम रहेगा। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स अगर मैं लूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उन दोनों का डिस्टेंस ए और बी से ऑलवेज सेम रहेगा, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? आया सभी को भी समझ में? Yes. Yes, sir. अब एंगल बाइसेक्टर के लिए अगर एंगल बाइसेक्टर का निकालना है पॉइंट, तो जैसे हम मीडियन की दो वैल्यू, मीडियन का इक्वेशन निकालकर हम सेंट्रॉइड निकाल सकते थे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करना। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करना तो पहले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आनी चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा क्या, अगर मैं इस साइड को रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है भाई, ए वर्टेक्स के ऊपर ऑपोजिट स्मॉल ए ले लिया, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो स्मॉल सी लिखा है मैंने। ठीक है, तो फिर इन सेंटर का फॉर्मूला लर्न करने का तरीका है कि कैसे लर्न करना है, इजी है भी। क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है x1 से, बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, सी को मल्टीप्लाई करेंगे x3 से, डिवाइड बाय क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से a y1 b y2 cy3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस। फिर सभी को मतलब लेंथ तो निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लगा के, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, साइड्स की लेंथ आ जाएगी बेटा निकालकर डिस्टेंस फॉर्मूला। और साइड्स की लेंथ निकलने के बाद क्या करना है, जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं एब्सिस और ऑर्डिनेट, उनसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल से, जो कि a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इन सेंटर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes. अच्छा, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट Yes, sir. प्रॉपर्टी है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन सेंटर डिवाइड्स मीडियंस, सब मीडियन कह रहा हूं, डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर्स इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे इसमें था हमारा आई हमारा इन सेंटर था, तो इस पॉइंट को लेट से मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, जहां पर एंगल बाइसेक्टर साइड को मीट कर रहा है। तो जो रेशियो ले रहे हैं हम वो ऐसे ले रहे हैं, AI:IP, AI:IP। तो ये वाला जो रेशियो होगा ये क्या होगा, ये रेशियो होगा हमारा B प्लस सी रेशियो A। मतलब जो ऑपोजिट वाली साइड है, जो ऑपोजिट वाली साइड है, जैसे हम ए वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड ले रहे हैं, तो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड क्या है, स्मॉल ए है। तो कैसे लिखना है, बी प्लस सी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब एंगल ए को जो कंटेन करती है वो वाली साइड्स का सम लेना है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं एंगल को जो कंटेन करनी है उनका सम लेना है, और ऑपोजिट साइड वाले से डिवाइड कर देना। ठीक है भाई, तो कोई बताएगा जल्दी से, BI:IQ क्या होगा, BI:IQ ये कितना होगा रेशियो में, मैंने कहा जो एंगल ले रहे हैं हम A plus C ratio B. हाँ, जो एंगल ले रहे हैं हम एंगल बी, तो एंगल बी कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है, ए और सी को, तो ए और सी का तो सम करना है और डिवाइड कर देंगे बी से। इसी तरह से लास्ट बचेगा क्या, CI:IR, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा A प्लस बी, ए प्लस बी आएगा, हाँ A प्लस A बी plus B C. रेशियो से। ठीक है बेटा, ये भी प्रूव कर सकते हो, इसमें एक थ्योरम होती थी, ये भी याद रखो, कहीं पर कोई सी भी चीज यूज हो जाती है, एक चीज ये भी याद रखना,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी ने पढ़ी है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में आप किसी एक एंगल का बाइसेक्टर लेते हो, लेट्स से एंगल ए का ही बाइसेक्टर ले लिया हमने, ये एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है लेट्स से डी पॉइंट पर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू दिस ए बी रेशो ए सी इक्वल टू होगा बी डी रेशो डी सी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर यूज कर लेंगे कई बार इसे, क्योंकि हमें 9-10 के जो ज्योमेट्री के इतने सारे चैप्टर्स थे ना, सारे वो थ्योरम, सर्कल की, ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वो सब याद होना चाहिए, कहीं पर भी यूज हो जाता है, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है भाई, और ये थ्योरम मेरे ख्याल से स्कूल में शायद नहीं पढ़ी होगी आपने, पढ़ी थी क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? बताओ भी, किसी को याद आ रहा है पढ़ी थी थ्योरम? यस और नो भाई? नहीं। अच्छा, इन सेंटर क्या हो गया? इन सेंटर में हमने एक सेंटर को लेकर, आई को सेंटर लेकर हमने एक सर्कल बनाया जिसमें सारी साइड्स जो है वो सर्कल की क्या बन गई? टेंजेंट्स बन गई, दिख रही? तो अगर मैं इसका रेडियस लूं, इस सर्कल का रेडियस लूं, तो वो कहां से कहां तक होगा? स्मॉल आर। क्या क्या होगा? आई आर ले लो, आई से क्यू तक ले लो, या फिर आई से ई तक ले लो, ये सारे रेडियस ही होंगे, राइट, सर्कल के। क्लियर है? यस। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिया बेटा, ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने पॉइंट लिया पी, वो जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट कर रहा है वो वाला पॉइंट है, वो वाला पॉइंट नहीं है। जहां पर सर्कल टच कर रहा है वो वाले पॉइंट है, वो तो बाई चांस दो में मैंने क्यू और आर में जो बनाया है एंगल बाइसेक्टर, वो बाई चांस वहीं से पास कर दिया मैंने। पर पी में आपको दिख रहा होगा, मतलब रेडियस तो ऐसे होगा ना, उसको मैं इरेज कर देता हूं। जो रेडियस होगा वो ऐसे है, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बनाएंगे ये वाला है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, और जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो हो सकता है साइड में से निकल जाए ऐसे। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस। Yes, sir. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद हो गया सभी को, समझ में आ गया? ठीक है, अब थर्ड आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, क्या लेंगे? ऑल्टीट्यूड्स। अब ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं? ऑल्टीट्यूड होते हैं कि ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड के ऊपर क्या डाला जाए? परपेंडिकुलर क्या डाला जाए। तो अगर हमने ए बी सी एक ट्राइंगल लिया, तो ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला डी पर, लेट्स से बी सी के ऊपर, बी से परपेंडिकुलर डाला बी ए सी के ऊपर, और सी से डाला सी एफ। तो जहां पर ये ऑल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर दे देते हैं ना, ओ। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के लिए ओ ही लिख दिया। अब ऑर्थो सेंटर अगर निकालना है, वैसे तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है भाई ऑर्थो सेंटर निकालने का? थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें बाई चांस हमें एंगल दे ही नहीं रखी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो ये वाला फॉर्मूला फिर लाइक टफ हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है x1 साथ में क्या आएगा? 10a आएगा, फिर x2 के साथ क्या आएगा? 10b आएगा, और x3 के साथ आएगा 10c। डिवाइड में क्या आएगा? अच्छा, y वाले के लिए भी सेम लिखेंगे, ऐसी जगह नहीं है, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ आगे। 10c, और डिवाइड में क्या आएगा? 10a प्लस 10b प्लस 10c। सेम चीज y के लिए करेंगे, y1 10a, y2 10b, y3 10c। अच्छा, अगर बाई चांस फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला लाइक एंगल तो गिवन ही नहीं है, मान लो 10a 10b 10c, या एंगल की वैल्यू गिवन ही नहीं है, या हमें एंगल भी ऐसे गिवन है, फिर वो हम निकाल भी नहीं पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना, तो फिर ये वाला अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना और मुझे एंगल भी नहीं पता, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा एंगल्स, तो फिर कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर? हमें बस ये पता है ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो कोई भी दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालकर मैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूंगा। तो कोई मुझे बताएगा कि दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? मान लो मुझे एडी और बीई की इक्वेशन निकालनी है, तो निकाल सकते हैं इक्वेशन एडी की और इक्वेशन लेट्स से बीई की, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन अगर निकालनी है किसी भी लाइन की, ऑल्टीट्यूड भी एक लाइन ही है, तो
एडी की इक्वेशन निकालने से पहले स्लोप लेना पड़ेगा किसका, बीसी का। बीसी का स्लोप निकल जाएगा, 2 पॉइंटों से निकल जाएगा। बीसी का अगर स्लोप निकल गया तो एडी का स्लोप निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्लोप आपस में प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा, राइट? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एडी एंड बीसी। तो जब आपको बीसी का स्लोप पता है तो एडी का भी निकल जाएगा, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दोगे। सेम चीज बीई के लिए, पहले आप स्लोप निकालोगे किसका, एसी का, फिर बीई का भी निकल जाएगा। ठीक है भाई यहाँ तक? यस सर। और फिर आपको अगर एडी की इक्वेशन निकालनी है तो ए पॉइंट तो आपको पता ही है, इसमें आपको बी पॉइंट पता है, तो जो पॉइंट पता है ए और बी पॉइंट पता है तो इक्वेशन भी निकल जाएगी एडी की यस और बीई की। और जब इक्वेशन निकाल लोगे तो उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फिर वही एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हमारा ऑल्टरनेट अप्रोच हो गया भाई, ऑल्टरनेट मेथड हो गया ऑर्थो सेंटर निकालने का। और यही ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि 10A 10B वो एंगल दे नहीं रखे होंगे तो फिर निकाल नहीं पाओगे। तो फॉर्मूला तब लग सकता है जब आपको वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. नेक्स्ट आता है, कितने सेंटर हो गए हमारे, 3rd हो गया ये। नेक्स्ट आता है 4th, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं। क्या मीट करते हैं, ट्राइंगल के पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई बताएगा कैसे बनाए साइड्स के? अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या वो गारंटेड है कि वो ए से पास होगा इस बार, है भाई? अगर मैं कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं तो गारंटेड है क्या ए से पास होगा? नहीं ना। तो इस बार तो टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं ऐसे, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाइसेक्ट करना चाहिए साइड को। तो ये डी पर है, लेट्स से ई पर है और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये मैंने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए जो कि साइड्स को कट कर रहे हैं डी पर, ई पर और एफ पर। ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया हमने सी, सर्कम सेंटर सी मान लिया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे वो वर्टिसेस से पास जरूरी नहीं कि होंगे भाई। क्लियर है सभी को? अब इस सेंटर को लेकर, अगर मैं इस सेंटर को लेकर रेडियस लेता हूं ए तक, बी तक और सी तक, तो ये सारे के सारे डिस्टेंस सेम आएंगे। तो इस पॉइंट से यानी कि सी पॉइंट से इस सेंटर से अगर मैं रेडियस ओ ए ले लूं, ओ बी ले लूं या ओ सी, तो मैं क्या बना सकता हूं, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर सकता हूं इस ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है भाई? ठीक है, रफली मैंने वैसे बना दिया। सभी को क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. और सी से ए ले लो, सी Yes, से बी ले sir. लो, सी से, अच्छा सी से सी हो जाएगा, ये तो सेम ही पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए कोई और सिंबल यूज कर लो। चलो ऐसे तो सी लिखते हैं, तो वो ट्राइंगल का नेम कुछ और लिख देना। ठीक है, इसको मैं सी डैश लिख लेता हूँ। चलो सर्कम सेंटर को, तो ये सारे के सारे इनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि कई बार किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इन सेंटर भी लेना होता है और सर्कम सेंटर भी। और तो सर्कम रेडियस इसको बोलेंगे, सर्कम रेडियस क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस, और उसको बोलेंगे इन रेडियस जो इन सेंटर वाला था। ठीक है, तो इसके लिए कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, उसके लिए स्मॉल आर यूज कर लेते हैं। सिंबल वो तो तुम्हारे ऊपर है, समझने के लिए बस समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं। अब इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? हाँ, इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा, वैसे तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, जल्दी से बताओ। जैसे हमने ऑर्थो सेंटर निकाला है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं? भाई बी सी से आप मिड पॉइंट निकाल लोगे डी, और डी मिड पॉइंट निकलने के बाद जो बी सी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो बनाओगे आप, उसकी स्लोप भी निकाल सकते हो बीसी से। तो स्लोप भी आ गया और एक पॉइंट भी पता है डी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालकर मैं उनको सॉल्व करके सर्कम सेंटर निकाल सकता हूँ। फिर अभी यस सर। पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, फिर वही, जैसे उसमें x के साथ मैंने क्या लिखे थे, 10 लिखे थे, राइट? 10A 10B 10C। इसमें क्या लिखते हैं, sin 2A sin 2B और sin 2C डिवाइड में, फिर वैसे 10A की जगह 10 2A sin 2B और sin 2C, और इसी तरह से फिर y वाले के लिए कर देना, वो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है सभी को?
यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर मैं सेंट्रॉइड को ले रहा था किससे, जी से रिप्रेजेंट कर रहा था, सी मैंने किसके लिए लिखा है, सर्कम सेंटर के लिए, इन सेंटर के लिए मैंने आई लिखा था, और ऑर्थो सेंटर के लिए वो लिखा था, राइट। तो आपको याद रखना है क्या एक पॉइंट, हमेशा जो आपका ऑर्थो सेंटर है ओ सेंट्रॉइड जी एंड सर्कम सेंटर सी all are always in a straight line, are always कोलिनियर, हमेशा एक लाइन में होंगे। मतलब एक ट्राइंगल के अगर आप सेंट्रॉइड लेते हो, ऑर्थो सेंटर लेते हो और सर्कम सेंटर लेते हो, तो वो तीनों हमेशा कोलिनियर, मतलब एक लाइन में होंगे। और ऑल्सो एक पॉइंट और याद रखना है, ओजी का अगर मैं जी सी के साथ रेशियो निकालूं, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ओ जी इज टू जी सी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा 2:1, मतलब जी जो होगा वो और सी के बीच में आएगा, मतलब ऐसे होगा, वो पहले आएगा, जी होगा सेंट्रॉइड और यहाँ पर सी होगा। तो ये रेशियो हमेशा किसी भी ट्राइंगल के लिए, हमेशा ये रेशियो ऑलवेज क्या रहता है, 2:1 रहता है। ठीक है, फिर इसके प्रूफ वगैरह वही ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज लगाकर कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है भाई, ये याद रखना है प्रॉपर्टी, क्लियर है, याद रहेगा। Yes, sir. अच्छा, एक ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके लिए सारे के सारे जो सेंटर होते हैं, चारों सेंटर वो सेम होते हैं, कोई बताएगा कौन सा ट्राइंगल होगा वो? इक्विलेटरल। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मीडियन निकालो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, या ऑल्टीट्यूड बनाओ या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, सारे सेम होते हैं, पता है, या एंगल बाइसेक्टर बनाओ। मतलब अब समझ में आ गया होगा तुम्हें क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में भाई जब आप एक ऑल्टीट्यूड बनाओगे तो वो साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, वो एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही, क्योंकि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आ गया, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, एडी, मीडियन भी यही है, और ऑल्टीट्यूड भी यही है। तो चारों बातें ये एडी हमारा सारी हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, क्योंकि इन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लेते थे, कभी सेंट्रॉइड जो लेते थे वो मीडियन का लेते हैं, कभी ऑल्टीट्यूड का लेते हैं, कभी एंगल बाइसेक्टर का लेते हैं और कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो जब सारे के सारे सेम ही हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकलेगा वो उनको हम सभी एक ही आएंगे। मतलब फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल जी ओ सी आई आर ऑल, या ऐसे लिख दो ऑल कोइंसाइड विद ईच अदर, कोइंसाइड मतलब सेम ही है, क्लियर है, ठीक है बात, क्लियर भाई यहाँ तक सब लोग। Yes, sir. नेक्स्ट आता है यस सर। अच्छा मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ट्राइंगल के अंदर होता है, राइट। तो दो बातें लिख लेना, सेंट्रॉइड भी और एक और, सेंट्रॉइड और जी एंड आई, इन सेंटर भी हमेशा अंदर ही होगा, क्योंकि सोच के देखो एंगल बाइसेक्टर भी अंदर मीट करेंगे, राइट, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं वो इंटीरियर एंगल के बना रहे हैं, तो वो अंदर ही आएंगे, तो सारे के सारे जहां मीट करेंगे। तो जी एंड आई, जी क्या था हमारा सेंट्रॉइड, आई क्या था हमारा इन सेंटर, ऑलवेज लाई इनसाइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ही आएंगे। दूसरी बात, ये मैं लिखवा चुका हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे सेम है। एक और बात क्या लिख सकते हैं, हाँ, सर्कम सेंटर सी एंड ऑर्थो सेंटर ओ lie inside for acute angle triangle, acute angle triangle तो पता है सभी को क्या होता है, and outside for obtuse angle triangle। भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, सारे एंगल एक्यूट है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो आप उसका वो बनाओगे क्या, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये दोनों कहां लाई करेंगे, बाहर लाई करेंगे, क्लियर है, क्लियर है अभी, बनाकर भी sir. देख सकते हो। और लास्ट बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला हो गया। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए और लिख लो, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल जी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर ओ इन सेंटर
एंड सर्कमसेंटर C, ऑल लाई, या ऐसे लिख दो ऑल आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे सेम ही होते थे, कोइंसाइड कर जाते थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे के सारे कोइंसाइड नहीं करेंगे, तीन तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। कौन कौन से? ओ जी और सी, ओ जी और सी, वो तो किसी भी ट्रायंगल में हमेशा कोलिनियर होते हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आई होगा, इन सेंटर होगा, वो भी कोलिनियर होगा इनके साथ, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सारे के सारे कोइंसाइड करेंगे, ठीक है भाई। ये याद रख लो अच्छी तरह से फॉर्मूले। दूसरा ऑल्टरनेट अप्रोच कि अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो जैसे ऑर्थो सेंटर लेंथी है बड़ा निकालना, और सर्कम सेंटर के लिए भी बड़ा लेंथी हो जाएगा फॉर्मूला लगाकर, तो इनके लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच भी पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। क्लियर है सभी को? आया भी यहाँ तक समझ में? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस बताओ। पहले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन से पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं? अगर हमें दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस विद, ऐसे ले लेते हैं चलो लाइंस। हमें दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है, L1 गिवन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, सेकेंड लाइन गिवन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। क्या फॉर्मूला था भाई? थीटा मान लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन से, तो टेन थीटा का फॉर्मूला था, मॉड में क्या लिखते थे, m2 माइनस m1 डिवाइड में 1 प्लस m1 m2। ये मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि जो मैं एंगल निकाल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, फिर कौन सा एंगल निकाल रहा हूँ मैं, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? एक्यूट निकाल रहा हूँ। दो लाइनों के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो दो एंगल होते हैं, बताया था मैंने। ये थीटा होता है और ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर ये एक्यूट है तो फिर ये ऑब्ट्यूस होगा, राइट? क्योंकि 180 माइनस करोगे एक्यूट तो ऑब्ट्यूस आएगा। तो अब आपको पता है कि टेन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, और एक्यूट के लिए पॉजिटिव होती है। तो मैं जो एंगल निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब लिखा नहीं होता कि कौन सा एंगल है, अगर वो बोल ही नहीं रहा कि एक्यूट ऑब्ट्यूस, तो बाय डिफॉल्ट फिर मैं एक्यूट ही बताऊंगा। या तो मैं चार ऑप्शन में से देखूंगा कि अगर ऑब्ट्यूस वाला अवेलेबल है और एक्यूट वाला नहीं आ रहा उसमें से, तो ऑब्ट्यूस वाला आंसर दे दूंगा। लेकिन स्पेसिफिकली वो ज्यादातर बोल देता है, तो नहीं बोला तो मान लेना है एक्यूट ही लेना है। और एक्यूट लेना है इसलिए मैंने क्या करा, इसे मॉड में रख दिया। क्लियर है भाई? Yes, sir. अब आता है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। भाई दो लाइन आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उसके बाद मुझे क्या निकालना है, उनके एंगल बाइसेक्टर की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो दो लाइन लेट से ले ली मैंने, कुछ ऐसे ले ली। ये फर्स्ट लाइन है L1, और ये ले ली हमने सेकेंड लाइन L2। इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारा, दो एंगल अभी बताया था मैंने, एक तो ये एंगल है और एक हमारा ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है। तो भाई बाइसेक्टर एक होगा या दो बाइसेक्टर बनेंगे? बाइसेक्टर कितने बनेंगे भाई? अगर दो एंगल्स हैं तो बाइसेक्टर भी कितने आएंगे? दो आएंगे। तो एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं एक्यूट एंगल वाला ले रहा हूं, तो ये मान लिया एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, और ये मान लेते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, इन दोनों को नाम दे देते हैं। ये भी है तो लाइन ही, ये एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं AB1, इसको नाम दे देते हैं AB2, एंगल बाइसेक्टर 2। तो अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ा सा सोचो क्या करना है। पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ कि भाई क्यों आया ऐसा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, मान लेते हैं फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ऐसी है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या थी इक्वेशन, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन मान लिया ऐसी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में a2x प्लस b2y प्लस c2 फुल डिवाइड बाय रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, और इसके डिवाइड में रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों आया?
प्लस माइनस का मतलब हो गया कि इनमें से एक ए बी वन होगा इक्वेशन और एक ए बी टू की इक्वेशन होगी, क्लियर है। ये जो प्लस माइनस लिखा मतलब प्लस वाले से एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस वाले से दूसरा एंगल बाइसेक्टर आएगा। वो अभी पता नहीं है कि कौन सा किसका निकलेगा। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक वो लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई एंगल कैसा बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दो एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आएगी वो प्लस माइनस करके एक साथ लिख दिया हमने ऐसे। अब ये आया क्यों ऐसा, तो मैंने तुम्हें बताया था, याद हो तुम्हें, मैंने कुछ ऐसा कहा था कि एक अगर एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, मैंने कहा था ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से क्या रहता है या दोनों रे से क्या रहता है, सेम रहता है, याद बताया था, Yes, sir. ठीक है। तो यही वाला लॉजिक लगाया हमने, कैसे, मैंने मान लिया ए बी टू मान लिया, ए बी टू के ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, एक्स वाई। तो मैंने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कौन सी लाइन पर, एल टू पर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लेट्स से एल वन के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ होगी, तो तुम्हें याद होगा एक पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद है फॉर्मूला, Yes, sir. रिकॉल, रिकॉल क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जो पॉइंट है वो ले रहे हैं हम एक्स वन वाई वन। तो ऐसे लिखते थे हम फॉर्मूला, याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, रूट में लिखते थे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, याद आ गया। ये हमारा फॉर्मूला था किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करने का। तो हमने यही तो करा है, देखो जो मैंने पॉइंट लिया रैंडम पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, वो मान लिया एक्स वाई है। तो इस पॉइंट से एक्स वाई मत मानो क्योंकि एक्स वाई तो इक्वेशन में भी होता है, इसकी जगह क्या मान लो, रैंडम पॉइंट मान रहे हैं तो पहले कुछ और मान लो, लेट्स से मान लेते हैं एच कॉमा के मान लेते हैं। तो एच कॉमा के से अगर पहली लाइन का लेंथ निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई को रिप्लेस करना होता है एक्स वन वाई वन से। तो मेरा जो एक्स और वाई है वो एक्स वन और वाई वन जो है वो एच और के है। तो जो पहली लाइन की इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह और वाई की जगह बस क्या रख दो, एच और के रख दो, क्या आएगा, ए वन एक्स एच आएगा, बी वन के साथ क्या आएगा, के आएगा, प्लस सी वन आएगा मॉड के अंदर, और डिवाइड में क्या आएगा, रूट ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसी तरह से क्या करोगे आप, इस वाले की लेंथ निकालोगे, ये क्या आएगी, ए टू एच बी टू के प्लस सी टू, और मॉड के अंदर ए टू का स्क्वायर और बी टू का स्क्वायर। अब आप कहोगे इन दोनों को इक्वल रखना है, क्यों, क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्टर है ये तो दोनों से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो जब इन दोनों को इक्वल रखोगे और मॉड हटाओगे तो यही नहीं आ जाएगा जो मैंने लिखी है इक्वेशन, बस एच और के की जगह एक्स वाई लिख दिया मैंने, समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, मॉड हटाकर मैंने बेसिकली प्लस माइनस लिख दिया, और एच के की जगह, क्योंकि वो लोकस वाला पॉइंट है, वो रैंडम पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह एक्स वाई रख देते हैं और इक्वेशन बना देते हैं ऐसे। तो ये इस तरह से आएगी। तो ये तो मतलब प्रूफ तो जरूरी नहीं है, तो मैं बस इक्वेशन याद रखनी है कि ऐसे लिखते हैं, बट फिर भी कनेक्ट कर दिया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट का लोकस होता है जिनका दोनों जो लाइन कंटेन्ड है एंगल को जो बना रही है उनसे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का सेम होता है। तो हमने ये दो इक्वेशन लिख ली एंगल बाइसेक्टर की, याद होगी भी, सिंपल है याद करने का तरीका। बेसिकली न्यूमरेटर में क्या करना है, दोनों लाइनों की इक्वेशन लिखनी है, बस क्या करना है, एग्जैक्टली जो लाइन की इक्वेशन है वो लिखकर प्लस माइनस लिख दो, और नीचे क्या कर दो, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर रूट में, और दूसरी लाइन के नीचे ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर रूट में, और प्लस माइनस लगा दो, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब आता है बोला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर कौन से वाला है, मतलब एक्यूट एंगल वाला कौन सा बाइसेक्टर है और ऑब्ट्यूज वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। मतलब ये पता तो लग गया कि दो एंगल बाइसेक्टर आ गए, पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए क्या तरीका है भाई, उसके लिए क्या तरीका है, लेट्स से दोबारा फिगर बनाना पड़ेगा, एक और बना देता हूँ। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये हमारा था ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारा था एक्यूट एंगल, इसका बाइसेक्टर ये था, लेट्स से दूसरे का ये था, ये मान लेते हैं ए बी टू एंगल बाइसेक्टर 2 है, और ये मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर 1 है।
तो मुझे एक चीज बताओ, अगर वैसे तो देखकर इसमें पता ही लग रहा है तुम्हें कि एंगल बाइसेक्टर 1 जो मैंने एक्यूट एंगल वाला बनाया है, पर जब हम जब दो इक्वेशन आएंगी मेरे पास, तो मुझे कैसा पता लगेगा कि AB1 एक्यूट वाला है, मतलब जो इक्वेशन लिखूंगा मैं, और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है? तो मैं क्या करूंगा, जो दो इक्वेशन आएंगी, अब AB1 और AB2 मतलब जो दो इक्वेशन आएंगे एंगल बाइसेक्टर की, लेट से वो ऐसी आती है, पता नहीं है कि कौन सा किसका है, लेट से कुछ ऐसा आया है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो मान लो मैंने दो इक्वेशन निकाली, ऐसी आ गई 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक दूसरी आ गई 5x माइनस प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो एंगल बाइसेक्टर की मान लो इक्वेशन आ जाती है ऐसी। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन तो मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, जो लाइन 1 का स्लोप है वो मुझे पता है, और AB1 क्या मतलब इनमें से कोई सी भी ले लो, लेट्स से ये ले ली लाइन 2x माइनस 3y, मैंने क्या करा, L1 लाइन ली और 2x माइनस फर्स्ट लाइन ली और 2x माइनस 3y प्लस 4 लिया इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एंगल तो निकाल ही सकता हूं, निकाल लूंगा अभी इन दोनों के बीच में एंगल, Yes, sir. इन दोनों के बीच में एंगल आ गया मान लो, ठीक है। मतलब बेसिकली इक्वेशन की जगह मैं क्या करता हूँ, स्लोप ही लिख देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2, दो एंगल बाइसेक्टर आए, पता नहीं कि कौन सा है, लेकिन दो के स्लोप ऐसे आ रहे थे मान लो M1 और M2। अब मुझे पता नहीं कि उनमें से कौन सा एक्यूट वाला है, कौन सा ऑब्ट्यूज वाला, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट लाइन के साथ जो एंगल बाइसेक्टर है जिसका मैं स्लोप M1 ले रहा हूँ, उसका मैंने क्या निकाल दिया, एंगल निकाल दिया। अब एंगल इन दोनों के बीच में tan थीटा करके निकलेगा ऐसे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो, मॉड के अंदर लाइन 1 वाले का स्लोप माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस लाइन 1 वाले का स्लोप इनटू में M1, ये ठीक है। इसी तरह से मैं एंगल निकालूंगा, एंगल बिटवीन, चलो ये निकाल दिया, बस एक ही से काम चल जाएगा, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हमने एंगल निकाल दिया, ये सॉल्व करके हमारा आंसर आता है, लेट्स से 1 से कम आ जाता है। 1 से कम आने का मतलब ये क्लियर हो गया कि 45, ये 45 से कम डिग्री है, ये समझ आ गया। Yes, sir. तो सोचो कौन सा 45 डिग्री से कम है, बेसिकली ये वाला एंगल ना, ये थीटा है ना, क्योंकि हमने क्या करा है, अच्छा मैंने लाइन L1 ली है, सॉरी, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल निकाल दिया हमने थीटा, ठीक है। अब अगर मैंने थीटा निकाला और वो 45 से कम आया, तो ये जो AB1 है, ये कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल का या ऑब्ट्यूज एंगल का, Acute. एक्यूट एंगल का ना। और इसी तरह से अगर मान लो ये वाला जो आंसर था, इफ थीटा tan थीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ जाती, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा आ जाती, तो फिर एंगल कौन सा हो जाता, वो बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज वाला, राइट। Yes, sir. ठीक है, आगे बेटा सभी को समझ में। Yes, sir. yes sir, तो तुम्हें कोई एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकालनी, बस तुम्हें ये देखना है tan थीटा लेस देन 1 आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है, उसी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ले रहे हो दोनों के दोनों, उनसे दो स्लोप निकाल लोगे, मतलब बेसिकली स्लोप्स ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, स्लोप्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, मान लिया वो है M1 और M2, और जो दो लाइन है उनके स्लोप है ML1 और ML2। तो कोई भी दो स्लोप लेकर, मतलब मान लो मैंने M1 को और ML1 को ले लिया और tan थीटा निकाल दिया, थीटा किसके बीच में, एंगल बिटवीन M1 वाले लाइन और L1, ठीक है भाई। जो फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है और सेकंड एंगल बाइसेक्टर AB2 ले लेंगे, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल रहा हूं मैं, फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर और लाइन 1 के बीच में, वो ऐसे निकलेगा, कैसे, M1 को माइनस करोगे आप ML1 में से, डिवाइड में करोगे 1 M1 L1 सॉरी, मॉड के अंदर। तो ये जो आंसर आया बस ये देख लेना, अगर ये 1 से बड़ा आता है तो ये एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, देयरफॉर AB1 कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा, इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भाई। एल्स नहीं तो फिर कौन सा होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, क्लियर है। तो तुम्हें बस एंगल बाइसेक्टर का कोई भी एक स्लोप लेकर, कोई सा भी एंगल बाइसेक्टर लेके उसके स्लोप के साथ कोई से भी लाइन के साथ सॉल्व कर देना। उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर आपने देखा कि वो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो अगर 1 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि जो एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर और लाइन होगा, दोनों लाइनों में से कोई सी भी लाइन ले लेना,
तो वो एंगल अगर 45 डिग्री से ज्यादा है तो इसका मतलब पूरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, यानी कि वो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है। और अगर 1 से कम आता है ये वाला एंगल तो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक दो क्वेश्चन लेते हैं अब। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, हमारा है जी 2020 का। ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि lying in the first quadrant, a triangle ABC lying in the first quadrant, has two vertices, उसके दो vertices तो दिए हुए हैं, A दिया हुआ है 1 2, B के लेट से 3 1, ये दो vertices दिए हुए हैं। और ये दिया हुआ है कि इफ एंगल BAC कहाँ पर 90 डिग्री, ये भी बोला हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, BAC 90 डिग्री दिया हुआ है। और अलग से एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 5√5 square units. Then abscissa of vertex C क्या होगा? x वाला क्वाड्रेंट निकालना है उस C पॉइंट का। ऑप्शंस हैं √5 + 1, 2√5 + 1, √5 + 2, या फिर डी ऑप्शन 2√5 - 1। ABC एक ट्राइंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, दो वर्टिसेस A और B दिए हुए हैं, एंगल BAC राइट एंगल ट्राइंगल है तो BAC का एंगल दे रखा है 90 डिग्री मेजर, और एरिया जो है ट्राइंगल का वो है 5√5। तो एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स C बताने क्या होगा? दो बातें क्लियर हो जाती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि जो एंगल A है अगर वो 90 डिग्री है दैट मीन्स AB का और AC का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, और एरिया भी गिवन है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इन दो बातों को यूज करके मुझे एब्सिसा ऑफ C वर्टेक्स बताना क्या होगा। निकाल दो भाई क्या है। बताओ भाई, आया किसी का? पहले स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा दो कि दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है सभी को? बताया था या नहीं बताया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बताया था क्या भाई? 3 वर्टिसेस अगर दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था हाफ x1 x2 x3 y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2 मॉड के अंदर। और वैसे हाफ बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, वो तो हमें बेसिक फॉर्म में तो बताइए। तो सी की कोऑर्डिनेट क्या मान ले बताओ? a, b मान ले पहले, या h, k मान लो, कुछ भी मान लो। तो सबसे पहले किस किस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा भाई? अगर ए एंगल 90 डिग्री है, ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ए बी का कैसे निकलेगा? ए पॉइंट कितना दिया हुआ है? ए पॉइंट है 1 2 और बी पॉइंट दे रखा था हमने 3 1। सी पॉइंट हमने मान लिया h, k। ए बी का स्लोप क्या आएगा? ए बी का स्लोप आएगा 2 - 1 डिवाइड बाय 1 - 3। ए सी का स्लोप आएगा k - 2 डिवाइड बाय h - 1 और a -1 के इक्वल। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भी सभी को? Yes, sir. सॉल्व करके क्या है 1/-2 ऑप्शन कितना आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस कट जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस टू इक्वल टू आ जाएगा 2h माइनस टू। के का वैल्यू आ रहा है भाई 2h माइनस, ये तो कट गया, 2h ही आ गया, k का वैल्यू 2h आ गया। अब इसको यूज कर लूंगा मैं किसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है हमें 5√5। मतलब क्वेश्चन जब पढ़ते हो समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या क्या है ना, कि भाई स्लोप का एक कॉन्सेप्ट लग गया कि परपेंडिकुलर है, दो वेरिएबल है, दो अननोन, तो दो इक्वेशन आनी चाहिए। आ गए हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओगे उसमें भी h और k आ जाएगा भाई, ये ठीक है, क्लियर है। x1 y x1 x2 x3 1 3 और h 1 3 h y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी h और k की फॉर्म में। k का वैल्यू 2h पुट करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दोगे तो कितना आ रहा है भाई h का वैल्यू 2√5+1। किसी और का आया भाई इससे, चेक करना सॉल्व करके क्या बी ऑप्शन आ रहा है, या करूं, बताओ सॉल्व करूं, कर लोगे बेटा सारे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड वालों को ही लेते हैं क्वेश्चन है। हाँ चलो ऑर्थो सेंटर वाला ही आया, ये 2020 में आया होगा तुम्हारा। ऑर्थो सेंटर पूछ लिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ए बी सी, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 7। तो कैसे निकालोगे बताओ इसका ऑर्थो सेंटर, फॉर्मूले से निकालोगे या जो मैंने बताया था ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल कर करना पड़ेगा, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी राइट। ऑर्थो सेंटर निकालना है वो, पहले हम बीसी की इक्वेशन निकालेंगे, बीसी का सॉरी स्लोप निकालेंगे। बीसी के स्लोप से क्या आ जाएगा, जो एडी होगा उसका स्लोप आ जाएगा, और फिर एडी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एडी के स्लोप को लेकर और ए पॉइंट लेकर पूरी इक्वेशन आ जाएगी एडी की। बताओ भाई। Yes, sir. फिर इसी तरह से दूसरा एक और ले लो, किसका, मान लो एसी का ले लेता हूं स्लोप। एसी के स्लोप से मैं बी ई का क्या करूंगा, स्लोप निकाल लूंगा, और बी पॉइंट को लेकर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाकर बी ई की इक्वेशन निकाल दूंगा। और उन दोनों को फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, थर्ड वाला ऑल्टीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है, या लेने की जरूरत है थर्ड वाला, बताओ। थर्ड लेने के लिए कोई कंपल्शन है कि थर्ड भी लेना जरूरी है, बोलो भाई। No, sir. बिना उसके काम चल जाएगा ना, क्योंकि ये तो नोन फैक्ट है ना कि थर्ड वाला भी अगर मैं ऑल्टीट्यूड बनाता हूं तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस दो से ही काम चल जाएगा। क्लियर हो गया। समझ में आ गया बेटा सभी को। Yes, sir. नेक्स्ट है लेट ओ पॉइंट गिवन है, ओरिजिन 0 0, ए पॉइंट गिवन है 0 1, बी 2 पॉइंट्स, देन लोकस निकालना है, लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOP is 4 यूनिट्स। हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब लोकस मतलब बेसिकली इक्वेशन निकालनी है जिनका ट्राइंगल अगर हम बनाए AOP को ज्वाइन करके, ए और पी तो फिक्स्ड है, वो तो हिल नहीं रहे, वो तो वहीं के वहीं है जहां है, ओरिजिन हो गया और 0 1 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को लेकर और एक और पॉइंट लेना है ऐसा जिससे कि जो ट्राइंगल बने उसका जो पेरीमीटर रहे वो ऑलवेज क्या है 4 यूनिट्स है, तो उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। लोकस मतलब वो बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी। तो ऑप्शन दिए हैं, लेट्स से करो, ट्राई करो कैसे करोगे। 8x² माइनस 9y² प्लस 9y इक्वल टू 18। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9x² माइनस 8y² प्लस 8y इक्वल टू 16। सी ऑप्शन दिया हुआ है 9x² प्लस 8y² माइनस 8y इक्वल टू 16। और लास्ट दिया हुआ है 8x² प्लस 9y² माइनस 9y इक्वल टू 18।
माइनस इज इक्वल टू 18 लास्ट में। वो तो निकल जाएगा, ऑप्शन तो डायरेक्टली आ ही जाएगा जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि करना कैसे। बताओ, तू बताएगा क्या करें? फर्स्ट स्टेप कैसे लें भाई? हमें ए पॉइंट पता है, ओरिजिन पॉइंट पता है, और एक पॉइंट पी लेना है। लेट्स से वो एच कॉमा के ले लो, और ये कह रहा है पेरीमीटर कितना आना चाहिए 4। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा कोई ऑप्शन है या कुछ और समझ में आ रहा है? ये पेरीमीटर लेना ही पड़ेगा ना पूरा, यानी कि एओ की लेंथ, ओपी की लेंथ और एपी की लेंथ इक्वल टू कितना रखना है? 4 रखना है, राइट? तो एओ बता दो कितना है? एओ की जगह क्या लिख दें? 1 1 लिख देते हैं, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट क्यों करें। फिर ओपी की वैल्यू बता दो क्या आएगी रूट में? एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, और एपी का क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है? 4। 4 माइनस 1 कर दो उधर जाकर, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और दूसरे वाला रूट को भी चलो उधर ही ले जाओ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। रूट में तो आंसर नहीं दे रखा कोई भी, तो स्क्वायर रूट हटाओ भाई, क्या करें? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं। स्क्वायरिंग करी क्या आएगा? 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और माइनस का भी आएगा 2ab। ये लिखना भूल जाते हैं कई बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भाई पूरा। ये कट गया, क्या आएगा आंसर? इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 माइनस 1 करोगे उधर 8 आएगा, 8 और प्लस का 2k, 2 कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो गया? 3h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस के। अब एक और बार रूट हटाना है, स्क्वायरिंग फिर करनी पड़ेगी। 9h स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस के स्क्वायर प्लस का 8k। h को रिप्लेस कर दो x से, और y k को रिप्लेस कर दो y से, क्या आ गई इक्वेशन? 9x स्क्वायर प्लस का 8y स्क्वायर, इसको उधर लेके आएंगे, माइनस का 8k, k की जगह y आएगा, और इक्वल टू 16। आया सभी को समझ में? 9 8 प्लस के दोनों, माइनस का 8y माइनस इक्वल टू 16। समझ में आया बेटा? सी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, ये आपका 2019 में सर ये बहुत सर सिंपल सा कल है? मतलब। हाँ बेटा क्या? ये सर कल है? नहीं नहीं, जो पी पॉइंट से जो बन रहा है। अच्छा सर्कल की इक्वेशन आ रही है, हाँ। नहीं बेटा सर्कल की कहाँ है? सर्कल नहीं है ना, ये देखो ना, ये सेम है दोनों, कोई नहीं है ना, एलिप्स बनेगा ये तो। ठीक है, ओके सर। क्लियर? और एलिप्स में तुम भूल गए एक पॉइंट, यही तो पॉइंट होता था, भूल गए? एलिप्स क्या होता था बेसिकली, याद है? ऐसे पॉइंटों का लोकस होता था जिनका दो फिक्स पॉइंट हो से, दो फिक्स पॉइंट पता है कौन से थे यहाँ पर? और ए, ये दो फिक्स पॉइंट यानी फोकस है तुम्हारे, पी तुम्हारा क्या है? लोकस है जिस पॉइंट का हमें निकालना है, और हमें पता है कि दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस, अच्छा इन दोनों का डिस्टेंस का सम क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था, राइट? लेकिन यहां पर इसने पेरीमीटर दे दिया इस बार, है ना, क्योंकि ओए की लेंथ तो फिक्स ही होगी ना भाई। सोच के देखो, अगर आप कह रहे हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PAO ये अगर 4 है, और पेरीमीटर में क्या क्या आएगा? PA प्लस PO प्लस OA, OA ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो अगर OA फिक्स्ड है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि PO प्लस PA का सम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, राइट? है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसने ऐसे ना बोलकर ऐसे बोल दिया। अच्छा सारे की सारी क्या इलिप्स थे क्या? ये तो तुम्हारा हाइपरबोला बन जाएगा, ये भी माइनस था, बस भाई सी और डी में फाइट थी, है ना? क्लियर है? ए और बी तो पक्का ही नहीं थे, सी और डी में से कुछ ऑप्शन होता, तो दोनों एक जैसे से थोड़े से दे दिए उसने कि बच्चे निकाल के चेक तो करेंगे, तो तुक्का ही लगा देंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, समझ में आया भी? ये इलिप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया ना सभी को? याद होगा ना कि इलिप्स बेसिकली एक ऐसे पॉइंटों का लोकस होता था जिनका दो फिक्स पॉइंटों से डिस्टेंस का सम, मतलब ये d1 मान लिया, ये d2, इन दोनों का डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट रहता था, और वो किसके इक्वल होता था? याद है? मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता था, याद है? ठीक है भाई, हाइपरबोला में डिफरेंस जो होता था वो कांस्टेंट होता था। ठीक है? यस सर। ठीक है,
तो अपने ये नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ, गो थ्रू करो सारे सेंटर्स जो बताए मैंने कैसे निकालने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आए हैं पेपर में। नेक्स्ट क्लास में आगे करके खत्म करेंगे इसे, ठीक है? ओके, Yes, sir. चलो थैंक यू बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा।